नमस्कार, मैं जनमत श्री ओम गौतम। पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव का रिजल्ट आया है और ममता बनर्जी की सरकार की करारी हार हुई है, उसके बाद एक और बड़ा संकट तृणमूल कांग्रेस यानी ममता की पार्टी पर मंडराने लगा है। संकट ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है ममता बनर्जी की, उसको इस चुनाव में 80 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली। ममता बनर्जी ने जब अपनी पार्टी की पहली बैठक बुलाई तो उसमें करीब 45-50 जो विधायक थे वो गायब रहे। उसके ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने बहानेबाजी की कि वो कहीं काम में व्यस्त थे, कहीं थे, यहाँ थे, वहां थे। उसके बाद फिर इस पार्टी के जो नेता हैं, खासकर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के ऊपर हमले की बातें सामने आई। हालांकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि ये लोग खुद को पिटवाकर अपने प्रति सहानुभूति जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसको लेकर बैठक हुई तो उस बैठक में ममता की पार्टी के करीब 60 विधायक उपस्थित नहीं थे और इस वजह से पार्टी को वो बैठक कैंसिल करनी पड़ी। अब खबरें ये आ रही हैं कि ये जो 60 विधायक हैं, ये पार्टी को तोड़कर अपनी अलग पार्टी या फिर कहें कि रियल टीएमसी बनाने वाले हैं। ये दावे किए हैं ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता ने। उनका ये कहना है कि हमारे पास 60 से ज्यादा विधायक हैं, यानी 2/3 विधायकों की जरूरत होती है किसी भी पार्टी को अलग गुट के तौर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस का महाराष्ट्र होने का मतलब है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना टूट गई थी और असली शिवसेना बन गई थी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, क्योंकि उसमें 2/3 विधायक आ गए थे, संसद में भी ऐसा ही हो गया था। वही स्थिति होती हुई अब तृणमूल कांग्रेस में नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के यानी 15 साल के शासन में तमाम अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी चीजें हुई हैं और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो उस पर गुस्सा जाहिर करती हुई नजर आ रही है, तो पार्टी के बहुत से विधायक ये चाहते हैं कि अब ममता बनर्जी और उसके जो साथी हैं उनसे पल्ला झाड़ लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही ममता बनर्जी के राजनीति का ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ममता को ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी 80 सीटें हैं, हो सकता है अगले चुनाव तक वो दोबारा से मजबूती प्राप्त कर ले। लेकिन अगर ये पार्टी इस तरीके से टूटती है, 2/3 विधायक अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो भी इस गुट के पास चला जाएगा। अब वैसी स्थिति में ममता बनर्जी कुछ कर नहीं सकती है। और केवल विधायक ही नहीं, इसमें कुछ सांसद भी हैं जो खुलकर ममता बनर्जी का, उनके भतीजे का, कल्याण बनर्जी का, ऐसे लोगों का विरोध कर रहे हैं। एक सांसद है काकोली घोष, उन्होंने तो लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कल्याण बनर्जी के खिलाफ, जिन्होंने अभी एक ड्रामा किया था कि मेरे सर में पत्थर मारा गया है। हालांकि लोगों ने उनको देखते ही चोर चोर के नारे लगाए थे, ये तो सबने देखा था। और पूरे पश्चिम बंगाल में जहां भी ममता की पार्टी के नेता जाते हैं तो लोग सारे काम छोड़कर चोर चोर के नारे लगाने लगते हैं। यानी कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और जैसे ही वो ममता की पार्टी के नेताओं को देखते हैं तो वो सारा काम छोड़कर चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। काकोली घोष ने यह कहा है कि कल्याण बनर्जी उन्हें संसद में और संसद के बाहर भी गाली गलौज वाली भाषा में बात करता था। ये एक जो बोलते हैं ना कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब कल्याण बनर्जी एक तरीके से कहे तो ममता बनर्जी का सबसे मुखर सांसद है। ये वही सांसद है जो संसद के बाहर उस समय के जो लोग राज्यसभा के सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनकी मिमिक्री करते हुए नजर आया था। राहुल गांधी ने वो वीडियो बनाया था
और जिस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की गई थी, उनका मजाक बनाया गया था धनखड़ साहब का, उस पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी विपक्ष के नेता ने, जबकि सब के सब लोग कल्याण बनर्जी की उस जोकर पने को देखकर वहां पर ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। कल्याण बनर्जी इसी तरीके की हरकत संसद के अंदर भी कर चुके हैं। वो किट किट का उनका एक वीडियो खूब चलता है। इस तरीके की हरकत करने वाले नेताओं के खिलाफ उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद द्वारा शिकायत देना और उसके साथ साथ कुछ अन्य सांसदों द्वारा भी इसी तरीके की बातें करना साफ दिखाता है कि ममता का जहाज अब डूबने वाला है। और अगर ममता की पार्टी में ये टूट हो जाती है तो जो गुट बनेगा उसके पास नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा। यानी ममता बनर्जी और उसकी पार्टी की जो थोड़ी बहुत ताकत बची है वो भी पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई देने लगेगी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी का भतीजा और खुद ममता बनर्जी, या फिर शिवबल सिंघवी जैसे वकील जो उसके इस तरीके के कुकर्मों पर उसे सुप्रीम कोर्ट में बचाने की नाकाम कोशिश करते नजर आए थे। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस सब के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रही है। वो ये कह रही है कि एसआईआर अगर नहीं हुआ होता तो शायद ममता बनर्जी इस बार भी मुख्यमंत्री बन जाती। लेकिन दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल की हकीकत है वो ये है कि एसआईआर होने की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पश्चिम बंगाल में बड़े आराम से रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे और यहाँ पर अपनी संतति और संख्या बढ़ा रहे थे, वो अब पश्चिम बंगाल छोड़कर भागने लगे हैं। या तो वो बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भारत के दूसरे राज्यों में ट्रेन पकड़कर छुपकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है कि अब उनके पास जो यहाँ राशन कार्ड था, वोटर कार्ड था जिससे वो ममता बनर्जी को वोट देते थे, पैन कार्ड था, तमाम जो दूसरी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का वो जो लाभ ले रहे थे वो पूरी तरीके से बंद होने वाला है। अगर वो पकड़े गए तो जेल में डाल दिए जाएंगे, इसलिए वो पहले ही भाग जाना चाहते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि जब जो पकड़े जा रहे हैं उनकी बायोमेट्रिक जानकारी को रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। यानी अगर वो एक बार पकड़ने के बाद दोबारा से नेपाल होकर या किसी अन्य रास्ते से भारत में घुस आए तो बायोमेट्रिक टेस्ट होने के बाद वो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये बांग्लादेशी है। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि इस बार एक बार बांग्लादेश चले जाएं और बाद में नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की सीमा में घुस जाएंगे और इस तरीके से फिर से भारत में अपना धंधा पानी कर पाएंगे। इन सबको बचाने के लिए जिस तरीके से शिवबल सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों के बयान आ रहे हैं, तमाम तरीके की विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं लगना शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो लोग हैं इन्हें भारतीय संस्कृति से, भारतीय सुरक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। ये खुद को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं और अपराधी तत्वों के जो अधिकार हैं, जो वास्तव में किसी भी डेमोक्रेसी में अपराधियों के अधिकार नहीं होते हैं, अधिकार नागरिकों के होते हैं। लेकिन ये सारे फंडामेंटल राइट्स को इन अपराधियों को दिला देना चाहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था कि केंद्र सरकार ने कुछ रोहिंग्याओं को पकड़कर बर्मा की सीमा पर यानी समुद्र पर उतार दिया था, तो प्रशांत भूषण ने जाकर गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को तब कहना पड़ा था कि ये अवैध घुसपैठिए हैं, इनके लिए कालीन नहीं बिछाई जाएगी, इन्हें तो इनके देश पहुंचाया ही जाएगा। हालांकि अन्य कुछ मामलों में कुछ जजों ने ऐसे फैसले भी दिए कि सरकार को निर्देश दे दिया कि जिन्हें वापस भेजा गया है उन्हें अपने यहाँ बुलाइए, आप ऐसे कैसे भेज सकते हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। यानी ये जो जज और वकीलों को अपराधियों के, घुसपैठियों के जो ह्यूमन राइट्स है उसकी जो चिंता होती है वो बेहद ही शोचनीय है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि जो देश के खिलाफ साजिश करते हैं, जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को वहां की कोर्ट संरक्षण देने का काम नहीं करती है। अमेरिका का मामला उठाकर देख लीजिए। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक दीवार बना दी गई है।
वहां से जो लोग, चाहे मेक्सिको के नागरिक हों या पूरी दुनिया से जो लोग आते हैं डंकी रूट के थ्रू अमेरिका में जो घुसने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को रोका जाता है। और अगर वहां से भी चोरी छुपे कोई घुसता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके वापस से मेक्सिको की सीमा में फेंक दिया जाता है। अभी पिछले दिनों ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके देशों में भेजा था, भारत में भी बहुत से लोगों को हथकड़ी लगाकर भी जहाज में बिठाया गया था। इस पर तमाम लोगों ने रोना रोया था। तो वो लोग भूल गए थे कि ये सब वहां अवैध रूप से पहुंचे थे और हर देश का ये अधिकार होता है कि उसकी सीमा में कोई व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश न कर पाए, और अगर वो प्रवेश करता है तो सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वो उसको अपनी सीमा से बाहर फेंक दे, यानी अपने संसाधनों के लूटने की छूट नहीं दे। अपने संसाधनों को बचाने का हर राष्ट्र का एक कर्तव्य होता है, एक जरूरत होती है। और यही केंद्र सरकार ने किया था रोहिंग्याओं के मामले में, या फिर अभी पश्चिम बंगाल की शुवेंदु अधिकारी सरकार कर रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से इन घुसपैठियों के दम पर 15 साल तक शासन करती रही, उससे पहले जो कम्युनिस्टों की सरकारें थी वो वहां शासन करती रही। नतीजा ये हुआ कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरे देश में फैल गए, और आज भी अवैध रूप से अपुष्ट आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी तादाद देश में 4 से 5 करोड़ तक हो सकती है। क्योंकि ये ज्यादातर मुस्लिम बस्तियों में रहते हैं, उन लोगों के साथ शादी ब्याह कर लेते हैं, आसानी से पता नहीं चल पाता है, या तो भाषा के आधार पर इनको पता लगाने की कोशिश की जाती है, तब ये अपने आप को बंगाली बता देते हैं क्योंकि ये बांग्ला बोलते हैं। और फिर इनसे जब और ज्यादा सबूत मांगे जाते हैं, कोई पैन कार्ड दिखा देता है, कोई आधार दिखा देता है, कोई वोटर कार्ड दिखा देता है, यानी इन लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये आसानी से इसलिए हो पाता है कि वहां के जो स्थानीय बांग्ला बोलने वाले लोग हैं वो इस अंतर को समझ जाते हैं कि ये स्थानीय बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल का है या ये बांग्लादेशी है, और उसी कोशिश को करती हुई नजर आ रही है शुभेंदु सरकार, क्योंकि जनता ने उन्हें इसी बात के लिए चुना है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए जो नई सरदर्दी पैदा हुई है, अब उसके पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह अपनी पार्टी को बचा पाने में कामयाब हो पाती है, या फिर उद्धव ठाकरे की तरह एक छोटे ग्रुप की अध्यक्ष या नेता बनकर वो रह जाएगी। और अगर उसकी पार्टी टूटती है तो निश्चित ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी उस धड़े को चला जाएगा, क्योंकि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक होंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।